तेज स्किल्स के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को पीएसआई का एग्ज़ाम हो चुका है और मेरी ऐसी उम्मीद है कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा रहा होगा। ठीक है, खास करके जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए थे मैथ्स, रीजनिंग और इकॉनमी, इसमें आप सभी लोगों को काफ़ी हेल्प हुई होगी। ठीक है, तो उसी में से इंडियन इकॉनमी के बारे में हम आज देखने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए, हमने जो क्लासेस करी थी उसमें से कितना कुछ कवर हुआ, अब जो क्वेश्चन का लेवल रहा या पेपर का पैटर्न रहा उससे आगे आरएएस के प्रीलिम्स के लिए और अगर पीएसआई का एग्ज़ाम 21-16 अभी दोबारा होता है तो उसके लिए हम क्या टेक अवेज ले सकते हैं कि हमें किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, खास करके इंडियन इकॉनमी के अंदर। जैसा कि अपेक्षा थी कि पेपर का लेवल अच्छा आएगा, कॉन्सेप्ट अच्छे पूछे जाएंगे, वैसा ही हुआ पूरे पेपर में। इंडियन इकॉनमी में भी और मैथ्स रीजनिंग में भी पिछले पेपर्स की तुलना में लेवल बढ़ा था। फिर भी सवाल ऐसे थे कि 70 to 80% चीज़ें आप क्लासेस की मदद से जो हमने करी थी या जो आपने सेल्फ स्टडी करी होगी उसकी मदद से कर सकते थे इंडियन इकॉनमी में और मैथ्स रीजनिंग में, दोनों में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सारे सवाल समझ लेंगे, हमने कहाँ करा था उसका एक रिपोर्ट आपको दे देंगे, उस सवाल से अब आगे किस तरह के सवाल बन सकते हैं थोड़ा बहुत वो डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, लास्ट में हम एक और चीज़ देख लेंगे कि कई बार बहुत से बच्चों की डिमांड रहती है कि सर ये इकॉनमी के अंदर एनसीईआरटी और जो आरबीएसई पढ़नी है वो कौन सा चैप्टर पढ़ना है किस टॉपिक के लिए, तो वो एक मैंने टेबल बना दी है, उसका आप स्क्रीनशॉट लास्ट में ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंडियन इकॉनमी के लिए हमने एक किताब तैयार करी है, स्टैंडर्ड बुक के रूप में वो किताब है, कोई नोट्स नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए वो सीमित हो। ठीक है, वो आपके कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट के लिए है और वो किताब जल्द ही जो है आपके सामने होगी, तो उसको आप परचेज कर सकते हो आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए किताब होगी, एक तरीके से आपके फाउंडेशन बेस को मजबूत करेगी और उसमें इवन हमने सारे करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड कर लिया है, जो रिसेंट बजट और सर्वे आया था उससे भी उसको अपडेट कर लिया है और पीएसआई 2026 तक के जो पीवाईक्यूज हैं टॉपिक वाइज वो भी उसके अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, जब वो किताब आएगी उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। पहले हमें देखते हैं कि कौन से टॉपिक से सवाल आए हमारे पास। टोटल दोनों दिन 9 सवाल जो है वो इंडियन इकॉनमी एंड इकॉनमिक कॉन्सेप्ट से आए हैं और 100 में से 9 सवाल लगभग वही 10% का रेशो और 10 सवाल ही आपके मैथ्स और रीजनिंग से भी आए थे। ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट वाले देखें तो एक सवाल इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट से आया, एक सवाल मनी बैंकिंग से, एक सवाल मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन। हर साल लगभग इन टॉपिक से एक आध सवाल आता ही आता है। 2 सवाल आपको पब्लिक फाइनेंस, बजट और फिजिकल पॉलिसी वगैरह से दिखे। ठीक है, एक्सटर्नल सेक्टर से कोई सवाल नहीं आया इस दिन। फाइनेंशियल मार्केट से दोनों दिन एक सवाल आया है, स्टॉक मार्केट और आपका जो जनरली इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता था स्टॉक मार्केट वाला, और अब तो आरएएस के प्रीलिम्स में वो टॉपिक हटा भी दिया गया है, लेकिन एसआई के अंदर दोनों दिन एक सवाल दोनों से आया और अच्छे लेवल का सवाल आया। ठीक है, अकाउंटिंग से कोई सवाल मैंने कहा था नहीं आता, इसलिए इस साल भी नहीं आया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पंचवर्षीय योजनाओं से एक सवाल आपका 6 तारीख को आया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी एसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एलपीजी से हमें सवाल देखने को नहीं मिला। एग्रीकल्चर सेक्टर से भी ऑल दो ऐसा कोई सवाल देखने को नहीं मिला। एक क्वेश्चन में बस केवल थोड़ी बहुत वो नाबार्ड वाली इंफॉर्मेशन यूज होएगी कि 4 संस्थाएं दे दी, इनकी आप क्रोनोलॉजी बताओ, जो भी सवाल शायद डिलीट ही हो जाएगा। वो एक सवाल एग्रीकल्चर से हमें मिक्स में देखने को मिलता है। इंडस्ट्री से कोई डायरेक्ट सवाल नहीं आया, आरएएस के अंदर इससे अच्छे सवाल आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कोई सवाल नहीं आया, सर्विस सेक्टर से कोई सवाल नहीं आया। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से एक सवाल दोनों दिन आया है स्कीम से, और सोशल सेक्टर की स्कीम से भी एक सवाल आया है, यानी कि 9 सवाल हो गए। जब हमने लास्ट 250 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे तो मैंने आपको एक लिस्ट तैयार करवाई थी कि यार ये जो सेक्शन है सिलेबस के ये इंपॉर्टेंट है, और आप देखोगे ना तो बहुत सारे सवाल वहाँ से उठ के आए हैं। अभी जब एक सवाल मैं बताऊंगा तो मैं आपको याद करवाऊंगा, देखो मैंने ऐसा सिमिलर सवाल पढ़ाया था, मैं आपको कहा था कि ये चीज़ ज़रूर से रिवाइज कर लेना। जैसे कि पहला सवाल जो हमारा 5 तारीख को सवाल आया, पहले वो डिस्कस कर रहे हैं। पहला सवाल एचडीआई के ऊपर आया। मैंने आपको कहा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ये सारे इंडेक्सेस, इनका कॉन्सेप्चुअल पार्ट और करंट अफेयर्स वाला पार्ट कि जो लेटेस्ट इंडेक्स आया है उसमें इंडिया की क्या पोजीशन है, इंडिया की क्या रैंकिंग है, इंडिया के आसपास वाले देशों से क्या कंपैरिजन है। ठीक है, सेम चीज़ हमने क्लास में भी कवर की थी, और इस सवाल में तो ऐसा हो गया कि हमारे जो पीपीटी की लाइंस हैं वो एज अ टिस रिपीट हुई हैं। ठीक है, फर्स्ट रिपोर्ट का टाइटल दे दिया। अब यार ये
सवाल वैसे तो आसान है, लेकिन ये रिपोर्ट के टाइटल की वजह से ना ये सवाल थोड़ा मुश्किल हो गया। क्यों मुश्किल हो गया? क्योंकि टाइटल जब आपने याद किया भी होगा तो आप इतना डिटेल में याद नहीं करते कि अगर कोई एक वर्ड चेंज कर दे टाइटल का तो आप भूल, मतलब आपको पता पड़ जाए कि यार इसमें ये वर्ड चेंज हो गया। बाकी पूरा टाइटल सेम है, ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी। अब जब आप, अगर आपने याद किया था इसको, तो जब आप शुरू से पढ़ने लगते हो कि ये मैटर ऑफ पीपल, मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज, तो आपको लगेगा अरे हाँ हाँ यही था यही था यही था, और आप टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो एक्चुअल टाइटल था ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई था, जबकि यहाँ पर इन्होंने टेक्नोलॉजी लिखा। वैसे तो इंपॉर्टेंट वर्ड था टाइटल में, ये आपको पता होना चाहिए था, पर मुझे पता है कि 80 to 90% लोग जिन्होंने याद किया होगा ना, उसने भी ये सवाल गलत किया होगा। आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आपने इस वजह से ये सवाल गलत किया है क्या। यानी पहली बात तो ए गलत है, तो जहां जहां पर ए है वो काट दो। आंसर तो हमें वैसे ही मिल गया फिर भी देख लेते हैं और स्टेटमेंट्स। अमॉन्ग इंडियाज नेबर्स, चाइना, श्रीलंका, भूटान रैंक अबव इंडिया। अमॉन्ग इंडियाज नेबर, चाइना, श्रीलंका, भूटान रैंक अबव इंडिया। ठीक है। वाइल बांग्लादेश इज एट पार, यहां पर भी लिखा है हमने वाइल बांग्लादेश इज ऑन पार। नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान आर बिलो। नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान आर बिलो। एज इट इज सेम लाइन पीपीटी से उठ के आ गई। तीसरी बात, इंडिया रिमेन्स इन द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। ये लो, अगली लाइन यही है हमारी। इंडिया कहाँ गया, ये रहा। इंडिया रैंक्ड इम्प्रूव टू 132, वैल्यू ये आ गई। इंडिया रिमेन्स इन द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी, ये हमारी मार्क्स लिखे हुए हैं और उसने यही बोला है कि हमारे लेस देन 0.700 मार्क्स है जो हमें दिख रहे हैं। यानी आराम से बी और सी स्टेटमेंट आपके सही हैं। फैक्चुअल बात थी जो कि आपने याद करी होगी सारे इंडेक्सेस के बारे में, तो आराम से इस सवाल को कर लिया होगा। अगर आपने ये पकड़ लिया तो आपने सवाल ये कर लिया होगा। ठीक है। अगला सवाल, मैंने बार बार कहा था कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड जितना भी कंसेप्चुअल पार्ट है अच्छे से समझ के जाना। मैंने क्लास में बहुत बार समझाया था। ठीक है। सवाल उन्होंने पूछा कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या करेगी। ठीक है। सरकार, पहली बात, मुद्रास्फीति नियंत्रित करनी है, महंगाई कम करनी है, मनी सप्लाई कम करना है। सरकार क्या करेगी? अब सरकार क्या कर सकती है? या तो अपना खर्चा कम कर दे, या फिर मैंने बताया था टैक्सेस के अंदर क्या करे, डायरेक्ट टैक्स को अगर बढ़ाएगी तो मुद्रास्फीति कम होगी, और इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाएगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। क्यों? डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, इनकम टैक्स बढ़ाओगे तो लोगों के पास पैसा कम आएगा हाथ में। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी, जीएसटी को बढ़ाओगे तो प्राइस बढ़ जाएगी। इसलिए अच्छा सवाल था। तो प्रत्यक्ष कर सरकार बढ़ाएगी। सिमिलर लेवल का सवाल हमने उस 250 वाले सवाल के अंदर किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल पॉलिसी मेजर दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल द डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है। जिसमें हमने बोला था इंक्रीजिंग टैक्स ऑन इनकम एंड प्रॉफिट। तो सेम सवाल अलग लैंग्वेज में आ गया। ठीक है। अगला सवाल है, ये भी बिल्कुल आसान सा सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक किस दर पर बैंकों से उधार लेता है। आपकी लिस्ट चेक कर लेना, मैंने लिखवाया था CRR, SLR, रेपो, री रेपो, ये सब याद कर लेना। री रेपो रेट सिंपल सा आंसर है एकदम कि री रेपो रेट पर आपको क्या करते हैं, बैंक्स जो है वो जमा करवाते हैं। ये हमारे क्लास का स्क्रीनशॉट है जहां पर स्ट्रेट फॉरवर्डली ये सेम बात लिखी हुई है। साथ ही में जो RBSE की आपकी किताब है उसके अंदर भी जितने भी ये बेसिक चीजें हैं वो आपको वहां पर मिल जाती हैं। ठीक है। फिर ये ऐसा सवाल था जो क्लास में कवर नहीं हो पाया। ठीक है। किसी रीजन की वजह से कुछ, मतलब मैंने पीपीटी में बड़ा रिटर्न डाला था पर पता नहीं कैसे ये एक पॉलिसी उस क्लास में मिस हो गई। ऑल दो किताब में मैंने कवर किया था, पर मैं क्लेम नहीं कर रहा कि ये मेरी क्लास से है, बिकॉज ये किताब भाई मार्केट में ही नहीं आई तो ये कैसे क्लेम कर सकता हूँ मैं। लेकिन हाँ, किताब का स्क्रीनशॉट है जहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्डली ये चीज़ दी हुई है हमने कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंदर कितना सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। तो आपको पता है कि 25% का आपका टारगेट है 2035 तक। करंट अफेयर्स में अगर आपने पढ़ा होगा या फिर लास्ट ईयर का जो बजट है वो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने इस चीज़ को ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है। फिर भी अगर आप नहीं पढ़े तो इसको आप स्किप कर सकते थे। इस तरह के सवाल में रिस्क नहीं लेना कि नहीं आता फिर भी ज़बरदस्ती हम तुक्का लगा रहे हैं, है ना। चलो, ये सवाल एक थोड़ा मुझे समझ में नहीं आया आरपीएससी का कि आपको अगर सवाल पूछना है बजट से, डेटा से सवाल पूछना है तो आप रिसेंट बजट पूछ लो, चलो आप 1 साल पहले का पूछ लो, आप 2 साल पहले के बजट से कोई डेटा पूछ रहे हो। ठीक है। ऑल्दो ये अच्छी बात है कि वो डेटा चेंज नहीं हुआ है,
लास्ट ईयर भी जो फर्स्ट नंबर पे पैसा हमारे पास आया है वो इनकम टैक्स से आया है, इस साल भी इनकम टैक्स से आया है, और 2 साल पहले 2024-25 में भी आपका इनकम टैक्स ही आया था। तो इसका इनकम टैक्स ही आंसर है 2024, 25, 26 का। और तो हमने पढ़ा है 26, 27 का भी पढ़ा है क्लासों में, बस 24, 25 नहीं पढ़ा था बिकॉज 2 साल पहले का बजट था। फिर भी आप एक अनुमान लगा सकते थे कि अगर लास्ट के 2 सालों में इनकम टैक्स ही चल रहा है तो उस समय भी इनकम टैक्स होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्लास के बेस पर आप अनुमान लगा सकते थे। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल, इस तरह के सवाल आने चाहिए एग्जाम के अंदर जहां पे एप्लीकेशन पार्ट तो पता पड़े कि आप कितना समझ रहे हो चीजों को। उसने ऐसे बोला कि वीबीजी रामजी बिल में 90-10 निम्नलिखित में से किस पे लागू नहीं होता। अब सबसे पहली बात ये कि क्वेश्चन को पढ़ते समय अगर आपके पास ये नॉलेज नहीं है कि वीबीजी रामजी बिल के अंदर नॉर्मल जो स्टेट और सेंटर और स्टेट का शेयर है वो 60-40 है, और वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स के लिए 90-10 है, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कवर किया था हमने। अगर ये फैक्ट आपको नहीं पता तो आप दिमाग नहीं लगा पाओगे। ठीक है, कि ये पूछना क्या चाह रहा है। ये ऐसे बोल रहा है 90-10 किसके लिए है, नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स। उत्तराखंड सर हिमालयन है, हिमाचल हिमालयन है, जम्मू कश्मीर हिमालयन है। ठीक है, तो बचा कौन, झारखंड। अब देखो ज़्यादातर लोग जम्मू कश्मीर लगा देंगे कि जम्मू कश्मीर यूटी है इसलिए इसके लिए ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जम्मू कश्मीर विथ लेजिस्लेटिव असेंबली यूटी है, इनका अपना अलग बजट रहता है। ठीक है, इसलिए इनके लिए भी पैसा शेयर होता है। अगला सवाल है, देखो ऑल्दो ये सवाल राजस्थान की इकोनॉमी का है, लेकिन उसके बाद भी जो इसमें स्कीम दी हुई है उसमें 2 स्कीम इंडिया गवर्नमेंट की स्कीम है जो हमने कवर करी है और जिसके बेस पर सवाल सॉल्व हो रहा है। ये ऐसे बोल रहा है कि इसमें से गलत युग में पहचानना है। ठीक है, मिशन वात्सल्य हमने पढ़ा था। मिशन वात्सल्य सर बच्चों के लिए है जो कि क्या है, अनाथ बच्चे हैं उनके लिए है। अब आपने पढ़ लिया अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए स्कीम। ठीक है, आपने बोला ये स्कीम सही है, इसका मतलब क्या है, जहां जिस ऑप्शन में सी को गलत बता रखा है वो ऑप्शन काट दो। पहले ऑप्शन में सी गलत है, काट दो। दूसरे ऑप्शन में सी गलत नहीं है, तीसरे ऑप्शन में सी गलत है, काट दो। चौथे ऑप्शन में भी सी गलत है, काट दो। सिर्फ एक सिंगल नॉलेज से आप आंसर तक पहुंच गए। ठीक है, ऑल्दो हमने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम भी सीखा था। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम आपके माइनॉरिटीज के लिए था। ठीक है, तो माइनॉरिटीज के बारे में नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर रेगिस्तान पहाड़ी क्षेत्रों में लिखा हुआ है, तो वो गलत है। मतलब क्या है, आपका ए और डी गलत है। और जो नवजीवन योजना है राजस्थान सरकार की है, अवैध शराब व्यवसाय में लिप्त लोगों के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। बस फिर भी अगर सिर्फ एक सिंगल नॉलेज है कि मिशन वात्सल्य जो है वो अनाथ बच्चों के कल्याण की स्कीम है, तो भी आप इस सवाल को आराम से कर सकते हो। ठीक है, अगला सवाल, हाँ ये वाला सवाल जो है ना, देखो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सवाल है। ये पॉसिबिलिटी है कि डिलीट हो जाएगा। ये ऐसे बोल रहे हैं कि नाबार्ड, सेबी, सिडबी, ईसीजीसी इनकी स्थापना वर्ष के आधार पर आप इनको जमाओ। नाबार्ड के बारे में हमने पढ़ा था 1981 में। सेबी के बारे में हमने पढ़ा है कि 1988 में तो स्थापित हो गया था, लेकिन 1992 के अंदर क्या हुआ था, 1992 के अंदर इसको हमने स्टैट्यूटरी दर्जा दिया है। अब इसको आप कौन सा मानोगे, कायदे से तो क्योंकि स्थापना बोल रहा है तो स्थापना तो 88 में हो चुकी है, तो 88 ही मानना चाहिए। और सिडबी 1990 में हुआ है, ईसीजीसी 1959 में हुआ है, तो बनना चाहिए पहले डी, फिर ए, फिर बी, फिर सी। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि उन्होंने सेबी को 92 मान लिया। तो ऑल्दो हो सकता है कि आरपीएससी इस पर नहीं माने किसी की बात, बोल दे हुए हम तो भाई एक्ट से जो स्थापित हुआ है हम तो उसको स्थापना मानते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट कायदे से ये सवाल डिलीट होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्टॉक एक्सचेंज में इतना डिटेल में हमने क्लास में कवर नहीं किया था बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आज तक नहीं हुआ करता था। हमने सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन एनएससी और बीएससी के बारे में डिस्कस करी थी, पर यहाँ पर दोनों दिन डीप में सवाल पूछे गए हैं। ऑल्दो फिर भी अगर आप 5 तारीख को सवाल देख के एक बार विकिपीडिया वाला पेज खोल लेते एनएससी का और बीएससी का, तो आप सवाल अगले दिन पूरा कर लेते बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्डली उन्होंने विकिपीडिया से सवाल उठाया था या फिर कहूँ ऑफिशियल वेबसाइट से सवाल उठाया था। तो आसान सा है कि एनएससी जो है वो WDM के साथ अपना परिचालन शुरू करता है, तो फैक्चुअल सवाल है क्योंकि स्टेटमेंट सही था और दूसरा स्टेटमेंट भी सही था कि इन्होंने 2012 के अंदर एक कोई एनएससी इमर्ज के प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये आपके विकिपीडिया का स्क्रीनशॉट है जहां पर दोनों चीज़ें जो हैं वो लिखी हुई हैं। ठीक है, अगला सवाल है, हाँ
अब ये बढ़िया सवाल था जो हमने क्लास में भी कवर किया था, हमने क्यूबिट में भी दिया था, हमने 250 क्वेश्चन में भी दिया था, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और मैंने लिखवाया भी था कि जितनी भी जीडीपी से रिलेटेड फॉर्मूला है उनको याद कर लेना, और सबसे बेसिक फॉर्मूला इन्होंने पूछा है। लेकिन सिर्फ एक दिमाग लगाया इन्होंने, क्या दिमाग लगाया? इन्होंने बोला इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम टू अराइव एट फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस वी मस्ट, यानी कि बाजार कीमत से साधन लागत पर जाना है तो क्या करना है। जनरली जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं वो हम ऐसे पढ़ते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू जीडीपी एट एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। पर दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की ओर जा रहे हो। सवाल पूछ रहा है एकदम उल्टा, यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट तक जाना है तो इन दोनों को आपको यहाँ लेके जाना पड़ेगा। यहाँ लेके जाओगे तो इनडायरेक्ट टैक्स आपका माइनस हो जाएगा और सब्सिडी आपकी प्लस हो जाएगी। तो बस ये एक गलती आप कर सकते थे इसके अंदर कि आप गलती से सेकंड ऑप्शन लगा के आ जाओ एज पर फॉर्मूला जो हमने याद किया है। लेकिन यहीं पे आपका टेस्ट होता है कि आप चीज़ों को रटते हो या चीज़ों को समझते हो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हो या नहीं समझते हो। उनको पता है कि 99% जिसने इकोनॉमी पढ़ी है ये तो वो पढ़ के ही आया होगा, सिर्फ उन्होंने क्या करा कि लैंग्वेज बच्चा अच्छे से पढ़ता है या नहीं पढ़ता आसान सवाल की, उसलिए ये सवाल डाला। तो ये बातें हमें आगे ध्यान रखनी है अपने क्वेश्चंस में कि जब हम भविष्य में आरएएस प्रीलिम्स देंगे तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि कोई आसान सवाल अगर आ रहा है तो हमें बहुत कैजुअल लेजी नहीं हो जाना है, ध्यान से पढ़ना है उसको, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स और प्लस करेंगे सब्सिडी, और ये हर जगह पे ये सवाल हमने कवर करवाया था। हाँ, ये भी बहुत बढ़िया सवाल था कि विस्तारक मौद्रिक नीति एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इकोनॉमिक आउटपुट को बढ़ावा देती है। तो हमने पढ़ा था विस्तारवादी मौद्रिक नीति के बारे में कि मतलब क्या है, रेट्स आरबीआई कम कर देगी और पैसा मार्केट में खूब आएगा तो क्या होगा, आपके अर्थव्यवस्था के उत्पादन में वृद्धि होगी। स्ट्रेट फॉरवर्डली हमने यहाँ पर कवर किया था। फिर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से ब्याज की दर में कमी, विनियोग व्यय और समग्र मांग में वृद्धि होती है, इसलिए साम्य उत्पादन बढ़ता है। इसलिए मैंने क्या बोला, कभी भी ए आर वाला आए तो पहले स्टेटमेंट ए और आर देख लो दोनों सही है क्या, आप बोलोगे दोनों सही है। अब इसके बाद यहाँ पर क्योंकि वर्ड लगाओ और पूरा पढ़ो एक साथ। सेंस बन रहा है क्या, आप बोलोगे हाँ सर सेंस बन रहा है क्योंकि जो ए है उसका रीजन आर में दिया हुआ है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ए और आर सही है और इसकी अलग अलग व्याख्या भी करता है, ठीक है। अगला सवाल फिर से, अब हम 6 तारीख में आ चुके हैं, ये वाला सवाल भी 6 तारीख का ही था, 5 तारीख के सवाल यहाँ पूरे हो चुके थे, 9 सवाल, ठीक है, इस स्टॉक एक्सचेंज वाले सवाल के साथ। 6 तारीख वाले में फिर से वो स्टॉक एक्सचेंज पे एक सवाल पूछा गया, ठीक है, जो कि विकीपीडिया या फिर मैं कहूँ इनके ऑफिशियल वेबसाइट से था। ऑल्दो हमने एक सवाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में 250 क्वेश्चन में करा था, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन से हम मतलब सिर्फ इस इन्फॉर्मेशन से सवाल तो सॉल्व नहीं हो सकता, केवल एक इसका स्टेटमेंट हमें पता पड़ सकता है, ठीक है। अब इस वाले सवाल में भी थोड़ा लफड़ा है। लफड़ा क्या है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई है 1992 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी नेम्ड फेरवानी कमेटी, जो कि 1991 में बनी थी। अब ये स्टेटमेंट कहना क्या चाह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज 1991 में फेरवानी समिति की सिफारिश के आधार पर स्थापित हुआ। सिंपल मतलब तो यही निकल रहा है कि आप 91 जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के लिए बोल रहे हो, और अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के लिए बोल रहे हो तो आपका ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन आरपीएससी क्या बोलेगी, अरे 1991 तो मैंने फेरवानी समिति के लिए बोला है, ठीक है। तो आरपीएससी ऐसे अपना बचाव कर सकती है रीड अगर उसको नहीं करना हो सवाल। अदरवाइज एक सामान्य व्यक्ति जो स्टेटमेंट को पढ़ेगा उसका मतलब यही समझ में आ रहा है कि ये कह रहा है कि 91 के अंदर स्थापित हुआ है, ठीक है। सेम इंग्लिश में भी वही आ रहा है, बस ये अगर मान लो ये इन हटा दूं मैं तो आरपीएससी ठीक है अपनी जगह पे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फेरवानी कमेटी 1991। तब लग रहा है कि फेरवानी कमेटी की बात चल रही है 1991 के लिए, ठीक है, या फिर ऑफ लगा हुआ होता तो भी ये समझ में आता। लेकिन उस हिसाब से आप देख लो ये स्टेटमेंट सही है गलत है, आरपीएससी ने इसको सही माना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहला स्टॉक एक्सचेंज नहीं था, ये एनएससी स्टॉक एक्सचेंज था, ये भी आपके यहाँ पर लिखा हुआ है आपके विकीपीडिया वाले पेज के ऊपर। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक है, ये हमने कवर किया था, और विश्व का 10वें सबसे पुराना ये हमने कवर किया था, है ना, हाँ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है, वैसे तो केवल सी आंसर है नहीं, और तो हमें ए सी को मानना पड़ेगा एज ऑफ नाउ, जो आरपीएससी ने माना है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अब ये मुद्रास्फीति वाला एक सवाल था। अब क्या है मुद्रास्फीति,
बहुत तरह की होती है। अब वैसे अगर मैं कहूँ तो हमने क्लास में सिर्फ एक ही इन्फ्लेशन पढ़ा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और हर जगह यही पढ़ाया जाता है। ये वाले इन्फ्लेशन जनरली हमने नहीं पढ़े। पर क्या नहीं पढ़े तो हम नेगेटिव हो जाएंगे कि यार हमको ये सवाल नहीं आता? नहीं, ये सवाल बहुत आसान है। कैसे? एक तो पता ही है आपको, मांग जन्य मुद्रास्फीति कौन सी है इनमें से? ठीक है, जब समग्र मांग पूर्ति से पूर्ण रोजगार स्तर पर अधिक हो जाता है, ठीक है, तो क्या मुझे पता पड़ गया कि यार बी के आगे 3 आएगा, ये मैं श्योर हो गया। अब जैसे मैंने ऑप्शंस देखे तो बी के आगे 3 यहाँ है और यहाँ है, बस तो 2 ऑप्शंस मेरे एलिमिनेट हो गए। अब मैं अपना जनरल लॉजिक लगाता हूं। अगर मैं बोल रहा हूं खुली मुद्रास्फीति, तो किस स्टेटमेंट को पढ़ के मुझे सेंस आ रहा है? जब सरकार द्वारा कीमत पर प्रभावी नियंत्रण होता है तो वो खुली कैसे होगी? जब कीमत में वृद्धि पर कोई बाधा नहीं होती तभी तो खुली होगी। यानी समझ में आ गया, ए के आगे 2, बाकी पढ़ते हैं। अब रेचेत के नाम से कुछ समझ नहीं आ रहा। दमित, सप्रेस्ड, यहां मैं कुछ समझ सकता हूं। प्रभावी नियंत्रण होता है या फिर समग्र मांग अधिक नहीं होती, ये वो होगा नहीं यार। दमित का मतलब क्या हो सकता है कि डी के आगे एक आ जाए तो सही रहेगा, और ए के आगे सेकंड आ जाए तो ए के आगे सेकंड और डी का एक कहाँ आ रहा है? तीसरे ऑप्शन में आ रहा है। तो इस तरह से एक इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ रखी है, उससे 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। बाकी जो सवाल में दिया हुआ है उस पर लॉजिक भी लगाओगे आप तो सही आंसर पे आसानी से पहुंच जाओगे। फिर उसके बाद एक और सवाल जो उन्होंने पूछा, शून्य प्राथमिक घाटे से। मैंने लिस्ट में लिखवाया था जितने भी डेफिसिट्स हैं गवर्नमेंट के, उनकी डेफिनेशन और वर्तमान जो डेटा है बजट का वो पढ़ लेना। सिंपल सवाल है, शून्य प्राथमिक घाटे से, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा तभी। ठीक है, क्यों? सरकार, शून्य प्राथमिक घाटा क्या था? प्राथमिक घाटा मतलब क्या होता है कि जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें से आप इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हो, क्योंकि वो पिछले साल के लिए गए लोन का भुगतान है। मुझे देखना है कि वर्तमान ईयर में मैं कितना वर्तमान ईयर में जो मेरा बजट है वो कितना नुकसान में चल रहा हूँ, तो वो प्राथमिक घाटा होता है। अगर आपका प्राथमिक घाटा 0 है, इसका मतलब क्या है कि वर्तमान में जो आप रेवेन्यू प्राप्त कर रहे हो और जो वर्तमान साल खर्चा कर रहे हो, excluding all the interest payments of past years and all the revenue you are getting from loans, उसको मैं हटा दूं एक बार, तो वो 0 प्राथमिक घाटा है, यानी दोनों चीजें बराबर चल रही हैं। सरकार के वर्तमान राजस्व उसके ब्याज और गैर ब्याज व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। नहीं सर, ब्याज और गैर ब्याज व्यय क्यों? सिर्फ और सिर्फ गैर ब्याज व्यय ना, ब्याज व्यय की तो माइनस करते हैं हम, ब्याज व्यय क्यों आएगा यहाँ पे? ठीक है, तो ब्याज व्यय नहीं आएगा। उधारी केवल पूर्ववर्ती ऋण के ब्याज भुगतान हेतु की जा रही है। जब 0 प्राथमिक घाटा है मतलब क्या हुआ कि जो भी आप लोन ले रहे हो वो लोन सिर्फ और सिर्फ क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपको आपके पिछले साल के जो लोन है उन पर इंटरेस्ट चुकाना है। अगर प्राथमिक घाटा कुछ होता, ठीक है, इसका मतलब 0 प्राथमिक घाटा मतलब क्या है कि वर्तमान में जो पैसा आ रहा है और जो पैसा मैं खर्च कर रहा हूं वो इक्वल है, तो जो लोन जो मैं ले रहा हूं वो क्यों ले रहा हूं? कि मुझे इंटरेस्ट पेमेंट करना है पुराने साल का। ठीक है, तो काफी अच्छे स्टेटमेंट्स हैं। इस तरह के सवाल आने चाहिए कि जो आपने कॉन्सेप्ट क्लास में सीखा है उससे संबंधित एप्लीकेशन पार्ट को आप समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। काफी अच्छा सवाल था और मुश्किल सवाल है मेरी नज़र में ये, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ एग्जाम हॉल में बैठ के इस तरह से समझना कि ए स्टेटमेंट गलत क्यों है और बी स्टेटमेंट सही क्यों है, ये आसान काम नहीं है। ठीक है, चाहे आपने कॉन्सेप्ट समझ रखा हो उसके बाद भी। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमने क्लास में भी कवर किया था, इससे संबंधित एक 250 क्वेश्चंस में सवाल भी किया था, इवन 2 सवाल किए थे, और ये एनसीईआरटी वगैरह में भी दिया हुआ है। लेकिन मेन बात क्या है, एप्लीकेशन पार्ट आप समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो। हाँ, कैलेंडर वर्ष 2024 में भारत का विदेशी व्यापार के बारे में आपसे डेटा पूछा गया है, जिसमें फर्स्ट डेटा हमने क्लास में कवर किया था कि निर्यात और आयात में जो हिस्सा है वो 1.8 और 2.8 है। ये हमने ये रहा कि 1.8 और 2.8 है। सेकेंड वाला स्टेटमेंट हमने कवर नहीं किया था कि भारत वैश्विक निर्यात मोर्चे पर 18वें स्थान पर और आयात मोर्चे पर 9वें स्थान पर है। एक्चुअली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एजेंसी है उसकी एक डॉक्यूमेंट है, वहां से उठाया है सवाल इन्होंने। ठीक है, जनरली न्यूज़पेपर वगैरह में डेटा आया था वो केवल परसेंटेज में आया था, रैंक्स नहीं आई थी। ठीक है, तो सवाल मुश्किल है ये कि क्योंकि इसको गैस करना कि यार ये सही होगा या गलत होगा। ऑल्दो एक स्टेटमेंट सही करके आप 50-50 पे तो पहुंच गए, और इस तरह के सवाल में यू टेक द रिस्क। जब आप 50-50 पे पहुंच गए हो ना तो आपको रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, और अब आप रिस्क क्या लेते हो वो आपके लक पे डिपेंड करता है, आपके दिन पे डिपेंड करता है कि आप स्टेटमेंट को सही मानते हो गलत मानते हो। ये कुछ स्टेटमेंट सही है एज पर दिस रिपोर्ट। ठीक है, एक चीज़ हमने क्लास में कवर करी हुई थी, याद होगा तो एक स्टेटमेंट तो कर लिया होगा।
हाँ, ये आसान सवाल था कि कौन सी योजना के अंदर वृद्धि दर सबसे कम थी, तो हमने क्लास में भी कवर की थी सारी पंचवर्षीय योजनाएं, और एक सवाल भी किया था कि ऐसी पंचवर्षीय योजना जिसमें वृद्धि दर इन रीजन की वजह से बहुत कम रही थी, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना थी आपकी, है ना, 2.8% इसमें ग्रोथ रेट थी। तो आराम से कर लिया होगा ये वाला, तो क्योंकि ये मैंने अच्छे से समझाई सारी पंचवर्षीय योजनाएं, और तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया था मैंने कि 65 का वॉर हो गया था, इसलिए 3 साल के एनुअल प्लान्स आए थे, ठीक है, और हमारी जो लक्ष्य है वो काफ़ी कम प्राप्त, सिर्फ 2.8 ही प्राप्त हुआ था, तो ये आपने कर लिया होगा आई होप। इसके बाद एक और सवाल जो कि हमने एक क्लास करी थी यूट्यूब के ऊपर, फ्लैगशिप स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ से आया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में, ठीक है, फैक्चुअल नॉलेज इन्होंने पूछी है कि प्रत्येक लाभार्थी को 15,000 रुपये मिलते हैं क्या स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाने को? जी नहीं, 15 नहीं, 12,000 ही मिलते हैं, ठीक है। लाभार्थी को मनरेगा के तहत 90 दिन का रोजगार मिलता है, ये बात सही है, अतिरिक्त रोजगार मिलता है, ये दोनों लाइन्स हमने यहाँ पर ये रही, और ये हमने कहाँ गया 12,000 रुपये वाला, ये रहा 12,000 रुपये, ये दोनों चीज़ हमने कवर करी थी। अगर आपको याद होगा तो आपने अच्छे से इसको कर लिया होगा, ठीक है। ये ऑल दो कवर नहीं किया, पुराने पोर्टल्स थे, लेकिन ये आएगा आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो हमारा चैप्टर है वहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं, ई श्रम पोर्टल और राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल। स्टेटमेंट दोनों उल्टे दिए हुए हैं। ई श्रम पोर्टल की जो डिटेल है वो नीचे वाले में दी हुई है कि ये अनौपचारिक और औपचारिक रोजगार के बीच की खाई को निरंतर पाट रहा है और असंगठित कार्यक्रमों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक प्रमुख संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य कर रहा है, और कैरियर सेवा ऊपर वाला है, ठीक है। वैसे अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आप कर सकते हो इसको, ठीक है, कि कैरियर सेवा वाले के बारे में ये वाली चीज़ सही होगी, ये आप पढ़ के समझ सकते हो, रिस्क लेना चाहो तो, ठीक है। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को लेफ्ट कर सकते थे। तब भी अगर हम देखें तो 9 में से लगभग 6 से 7 सवाल हमारे इजीली कवर हो रहे थे, और ऐसे पेपर में जहां पर 40% लाना ही अपने आप में आगे बढ़ना है, तो एक अच्छा परफॉर्मेंस है आपकी तरफ से और हमारी तरफ से, ठीक है। फिर भी जो भी आपको लगा वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि क्लासेस ने आपको हेल्प किया, कितना हेल्प किया, नहीं किया, आगे हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं आरएएस प्रीलिम्स के लिए, आरएएस मेंस के लिए, भविष्य में इंडियन इकोनॉमी के लिए, और हम क्या कर सकते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आपका पीएसआई एग्ज़ाम क्लियर होगा, आप फिजिकल देंगे, इंटरव्यू देंगे और सिलेक्ट होंगे। मिलते हैं अब किसी अन्य क्लास में। अरे नहीं, एक चीज़ रह गई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वैसे पीपीटी भी हम दे देंगे कि कौन सा जो टॉपिक है ना वो कहाँ पर आपको मिलेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो क्लास 12 की एनसीईआरटी में चैप्टर 2 है। आरबीएसई की जो क्लास 12 की है उसमें लेसन 14 to 16 है, और हमारी बुक में भी कवर्ड है सब चीज़ें तो, और इसके अलावा सब दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। देखो केवल जो बेसिक वाला पोर्शन है ना वही आपको एनसीईआरटी और आरबीएसई में मिलेगा। जो करंट अपडेशंस हैं जो कि इकोनॉमी में मोस्टली 60 to 70% रहता है, वो आपको बुक से, करंट अफेयर्स से, न्यूज़पेपर से, यहीं से कवर करना है, ठीक है। क्लासेस से ऐसे ही कवर करना है, और खुद के साथ में नोट्स बना लोगे या फिर इस बुक में अपडेट करते रहोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट, मनी एंड बैंकिंग, पब्लिक फाइनेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, ये जो बेसिक टॉपिक है ये आपको एनसीईआरटी आरबीएसई में दिए हुए हैं, चैप्टर नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको आप ज़रूर पढ़ लेना। ऑल दो बता दूं मैं कि एनसीईआरटी वगैरह में, आरबीएसई में बीच बीच में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी है कि ये ग्राफ बना रखा है, ये वो, उसको इग्नोर करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जहाँ पर है उसको इग्नोर कर देना, वो सब चीज़ें नहीं पूछते यहाँ पर, ठीक है। सिर्फ बेसिक बातें जो उसके अंदर हैं कि कौन सी जैसे कुछ ना मेन पता है क्या है वहाँ पर, कुछ टर्म्स वहाँ पे यूज़ करी हुई है जो आपको पढ़नी है। जैसे कि आरबीआई के बारे में जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर स्टरलाइजेशन आरबीआई करता है, तो वो स्टरलाइजेशन टर्म इंपॉर्टेंट है, उसका मतलब समझ लो, कभी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जो दी हुई है ना वहाँ पर वो आप समझ जाओगे, जब आप पढ़ेंगे उसको तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपने पीवाईक्यू वगैरह करे हुए हैं कि हाँ इस तरह की चीज़ अभी आरएएस में या फिर एसआई में आगे आ सकती है, ठीक है। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, ठीक है। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।